नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ में जी न्यूज़ पे जी मीडिया नेटवर्क पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में आज जो शख्स मौजूद हैं, महाराष्ट्र और देश की जनता आज उनको सुनना चाहती है। मेरे साथ महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में जी न्यूज़ पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। थैंक यू, धन्यवाद। देवेंद्र जी, आज पूरी देश की जनता कई मुद्दों पे आपके ओपिनियन को सुनना चाहती है और मैं इस इंटरव्यू को शुरू करना चाहता हूं। अगर मैं पूरे इलेक्शंस को देखूं, दो फेज के बाद में, दो फेज के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। अब ऑपोजिशन एक बड़ा आरोप हमेशा से कॉन्स्टेंटली लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दो फेज के इलेक्शंस के बाद में बैकफुट पे आ गई है, इसीलिए ये पूरा इलेक्शन जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर आकर रख दिया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को अपोजिशन की तरफ से अगर नुकसान कहीं होगा तो वो महाराष्ट्र में होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपोजिशन हमेशा इसी प्रकार की बातें कहते हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले समय कहते थे जब चुनाव संपन्न हो रहा था कि बीजेपी के 180 सीटें आएगी, 190 सीटें आएगी, और चुनाव के बाद भी ये कहते थे कि अब तो बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती है। लोगों ने मोदी जी को 300 से ज़्यादा सीटें दे दी। और मैं जब उनकी साइकोलॉजी में जाकर देखता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि किसी भी चुनाव हो, युद्ध हो, अपने लोगों का मोराल हाई रखना पड़ता है। और वो सारी कोशिशें अपने लोगों का मोराल हाई रखने के लिए इस प्रकार की अफवाहें वो फैलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश में माहौल बन चुका है मोदी जी को वोट करने का, और लोग ये जानते हैं मोदी जी वापस आ रहे हैं। तो ऐसे समय उनके कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन कैसे मिले, इसलिए वो ये प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैं कहता ऐसा नहीं। आप देखिए, आप जितने महाराष्ट्र के पोल पंडित हैं या अलग अलग प्रकार से, मतलब लोग सट्टा बाज़ार के भी आंकड़े देखते हैं, अब मैं तो नहीं मानता ये सारी चीज़ों को, पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद 13 सीटों का चुनाव हुआ है। सारे लोग ये कहते हैं कि 12 सीटें तो बीजेपी और अलायंस के आज ही चुनकर आई, और एक सीट पर थोड़ी कश्मकश है, लेकिन बीजेपी को एडवांटेज है। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र कोई देश से अलग जाएगा। महाराष्ट्र कल भी मोदी जी के साथ था, आज भी मोदी जी के साथ है, और कल भी मोदी जी के साथ ही रहेगा। ये मुस्लिम रिजर्वेशन के पॉइंट पे मैं आपसे एक स्टैंड इसलिए चाह रहा था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो चीज़ें काफ़ी साफ कर दी है कि एक, कि संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसके बावजूद विपक्ष बार बार कह रहा है कि बीजेपी अगर आई, और 400 पार का आंकड़ा बीजेपी इसीलिए चाहती है इसे संविधान में बदले। अब साथ में मुस्लिम रिजर्वेशन पे देवेंद्र जी, कई महाराष्ट्र के अंदर भी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, ग्रुप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए धर्म के आधार पर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इस वक्त आपकी सरकार है, या आप कैटेगोरिकली स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि ये 400 पार के आंकड़े में इतनी बार आपकी पार्टी के द्वारा कहने के बावजूद विपक्ष क्यों इसको बार बार कर रहा है? आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? देखिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। पहली बात तो ये है कि रोज झूठ बोला तो लोगों को सच लगता है, इस फलसफे को लेकर विपक्ष चल रहा है। विपक्ष स्वयं भी ये जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ऑर्डर देकर ये कहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और उसके अधिकार संसद को भी नहीं है, तो वो तो अमेंड हो ही नहीं सकता है। दूसरा यह है कि मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मैं हूँ और जब तक बीजेपी है, हम संविधान को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। और सबसे महत्व की बात यह है, 2014 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है, 2019 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है। तो अगर ऐसी कोई मंशा होती तो छेड़छाड़ तो हो ही जाती, लेकिन मोदी जी ने तो स्पष्ट किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसीलिए एक चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस, जब ये उनके ध्यान में आया कि हम इनका मुकाबला इस प्रकार से नहीं कर सकते, व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस पीपल, कन्फ्यूज देम, इस थियरी पर कांग्रेस और उसके साथ वाले लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक ये मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल है, तो इसमें भी संविधान की भूमिका बहुत स्पष्ट है। संविधान जब बन रहा था तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जिस समय ये सारी डिबेट्स हुई,
उन डिबेट्स में बहुत स्पष्टता से सबने मिलकर ये रिजॉल्व किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और संविधान ने स्पष्ट रूप से ये प्रोवाइड किया कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। बावजूद इसके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को परास्त करने के लिए, उस संविधान के सूत्र को, उसके स्पिरिट को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ये प्रयास करती है। कई राज्यों में उन्होंने प्रयास किया, धर्म के आधार पर उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, कभी भी वो टिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो हमेशा हारे। अब जाकर कर्नाटक मॉडल वो लाना चाहते हैं और मुस्लिमों को ओबीसी घोषित करके ओबीसी के रिजर्वेशन में उनकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन कम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों का तो विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहले रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी आई थी, सच्चर कमेटी भी थी, तो कई बार यूपीए ने ऐसी तरीके से कोशिश की है। तो क्या आज आप स्पष्ट करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसी कोशिश जो है आ ही नहीं सकती? देखिए हम तो ओबीसी कास्ट के अंदर मुस्लिम ना मैं आपको बहुत साफ कहता हूँ, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, और उस संविधान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई ये बात कहता है कि हम धर्म के आधार पर देंगे तो संविधान के विरोधी है। मैं महाराष्ट्र पे आपने बात की, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं देवेंद्र जी, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक भटकी आत्मा का जिक्र करा था। उन्होंने कहा था कि जो लोग जो हैं, अगर किसी खुद का खेल अच्छा नहीं होता है तो दूसरे का बिगाड़ने में उनको मज़ा आता है। लोगों ने इसके बाद शरद पवार जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरा जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए तड़पता है। लोग इसमें, कई पंडित की आपने बात की, कई पंडित ये कह रहे हैं कि इससे चुनाव पलट सकता है, शरद पवार जी के प्रति वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर सिंपैथी आ जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, ऐसी सिंपैथी थोड़ी आती है, और कोई गलत बात तो मोदी जी ने कही नहीं, और मोदी जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया है। मोदी जी ने टोपी फेंकी, अब जिसको लगा कि मेरे ऊपर ये बोला गया है उसने अपने सिर में पहन ली। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आज पवार साहब किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल वो देश के कृषि मंत्री थे। सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं उनके काल में हुई है और महाराष्ट्र में हुई है। तो ये जो आत्मा किसानों के साथ है वगैरह, ये जुमलेबाजी है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और मैं नहीं मानता कि अभी कोई सिंपैथी वगैरह बची है। लोगों को पता है, लोगों ने सारी चीज़ें देखी है, मोदी जी का राज भी देखा है। तो ये सारी बातें क्या है कि खैर मैंने इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी आप क्या कह देता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कुछ चुनिंदा पत्रकार है जो इतने प्रेमी है पवार साहब के कि पवार साहब से गलती भी हो गई तो कहते हैं इनका दाव है, ये तो चाणक्य है, इन्होंने तो दाव खेला है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी बात है। आपको भी कई अब लोग महाराष्ट्र के नए चाणक्य के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एक पूरी बेसलाइन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की चेंज हो गई है। पर देवेंद्र जी, साथ में मैं कहना चाहता हूँ, एक कांस्टेंट मैं नेशनल मीडिया में देख रहा हूँ कि ऑल इज नॉट वेल इन महायुति। पिछली बार अगर 2019 में हम कंपैरिजन करेंगे तो जब सीटों का वितरण हुआ था, मतलब काफ़ी आसानी से सीटों का वितरण हुआ था। अभी जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो नेगोशिएशंस काफ़ी लंबे चल रहे हैं। थाने की सीट में भी कई बार नेगोशिएशंस के बाद में फाइनली जो है वो डिक्लेयर हुई। अभी पालघर की सीट बची है डिक्लेरेशन करने के लिए। तो कई लोग कहते हैं कि भाई, क्योंकि आप जो पहले आपके ओपोनेंट थे आज वो आपके साथ अलायंस के अंदर आ चुके हैं, सो ऐसा तो नहीं कि लीडर्स का आपका अलायंस हो चुका है महायुक्ति के अंदर, पर जो वर्कर है उसके बीच में अलायंस नहीं हुआ है, और ये आपको महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार जो आपका 41 का आंकड़ा था उससे नीचे लाने के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा है कि हम 2 लोग थे तो सीटें बांटना आसान था, 3 लोग हो गए तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आई। आमने सामने लड़े तो भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आई, लेकिन हमने 90% सीटों का बंटवारा एक मीटिंग में कर दिया। 10% सीटों पे हमको समय लगा, लेकिन अब तो बंटवारा हो चुका है। अब इंडिविजुअल पार्टीज़ को उनके कैंडिडेट डिक्लेयर करना है। जैसे थाने है, दक्षिण मुंबई है, नासिक है, ये तो शिवसेना के पास है। पालघर हमारे पास है, वो उनके कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, हम हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। आपने इसको बड़ा मतलब बहुत ही आसानी से आंसर कर दिया, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देवेंद्र जी, क्योंकि एक मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी कि बीजेपी ने कहा है कि उनके सीटों के ऊपर एकनाथ शिंदे या बाकी के अलायंस पार्टनर जो कैंपेन नहीं करेंगे, उनको स्टार कैंपेनर के रूप में नहीं चाहिए, उनको सिर्फ स्टार कैंपेनर के रूप में देवेंद्र फडणवीस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी के सीनियर लीडर्स चाहिए। तो क्या देखिए, ये
एकदम गलत बात है। मूल रूप से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री जी का, अजित पवार जी का, सभी का नाम भेजा था। हमको नोटिस आया और उन्होंने कहा भले ही अलायंस पार्टनर हो, आप उनको कैंपेन में बुला सकते हो, लेकिन आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आ सकता, उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम आएगा और उनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता। उनकी लिस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम भेजा था, उनको नोटिस आया कि प्रधानमंत्री जी का नाम आप नहीं दे सकते, आप उनको बुला सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का नाम बीजेपी के ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहेगा। तो इसलिए ये हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम है। तो ये सिर्फ प्रोसीजरल इशू था, प्रोसीजरल कोई इशू। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बीजेपी वर्कर्स की डिमांड थी। हमारी सीटों पर हम शिंदे जी को बुला रहे हैं, हम अजित दादा को बुला रहे हैं, उनकी सारी सीटों पर मैं जा रहा हूँ, तो हम बिल्कुल एक दूसरे की सीटों पर जा रहे हैं। जी न्यूज़।